समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। यदि आपको समझना है तो पीछे जो क्या हुआ है उसको देखो। यदि आपको आगे के पल मोमेंट एंजॉय करने हैं तो आगे का सोचो, आगे क्या करना है। पीछे जो हुआ अच्छा बुरा उसको भूल के आगे के बारे में सोचो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तारिश कुमार सेन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं स्पेशल ये एक खास रणनीति वाली क्लास है। किस तरीके से मैंने दिल्ली पुलिस को 4 बार फाइट किया है, क्योंकि उसका पेपर कैसा रहता है, क्या है, एसएससी क्या डालता है, इसके बारे में खास डिस्कस इस क्लास के अंदर होगा। किस तरीके से आपके एक उतने नंबर आ जाए कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, क्योंकि कट ऑफ कभी भी फिक्स नहीं होती। यदि पेपर का लेवल हार्ड है तो कट ऑफ कम रहेगी, फिक्स है। यदि पेपर इजी है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इसलिए ये कहना गलत है कि कट ऑफ 70 जाएगी, 65 जाएगी। पेपर आसान है तो कट ऑफ 80 भी जा सकती है, और पेपर यदि सरल है तो 80 जाएगी, बट पेपर डाल दिया हार्ड तो 60 भी रह सकती है। तो इस चीज़ पे आप कभी भी टेंशन फ्री रहें। कोई बोले सर कट ऑफ क्या जाएगी, तो आपको पढ़ना है बस। हम उसके बारे में खास आज एक योजना है, किस तरीके से दिल्ली पुलिस का पेपर क्रैक किया जा सके। आपकी तैयारी हो गई होगी अब तक खूब। अब जो गिनती के दिन बचे हुए हैं उनमें आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज़, आपको एक तो पढ़ाई का लोड बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है, और जितना पहले पढ़ते उससे कम ही पढ़ना है। एकदम फ्री माइंड, फुल रेस्ट लेना है। आपके जो माइंड है उसको अब रेस्ट देना शुरू कर दो। अब बात करते हैं। सबसे पहले मैं तो मैथ की बात करूंगा भाई, मैथ वाला तो मैथ की बात करेगा। 15 सवाल आते हैं मैथ के। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 15 में से 15 ले आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 5 भी नहीं लाते। किस तरीके से एवरेज 10 नंबर लाए जा सकें, 12 लाए जा सकें, तो जो मेन प्रश्नावली है आपको उनको ही पढ़ना है। सारी मैथ मत पढ़ो। आपको मान लो जिसको नहीं आती उसके लिए ये, मानो आपसे बिल्कुल मैथ नहीं आते, आपको डर लगता है, तो आपको मेन प्रश्नावली है उनको ही पढ़ो अच्छे से। उनके आए हुए सवाल जो पहले आ चुके हैं, एसएससी ने पूछा है, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे 10+2 हो, चाहे पहले का दिल्ली पुलिस हो, जहाँ पूछा गया है वही सवालों को आप उसी तरीके से मिलते जुलते। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ प्रश्नावली जहाँ से सवाल लगभग आने की फुल संभावना रहती है। संभावना क्या आते ही हैं, जैसे सबसे पहले नंबर सिस्टम, यहाँ से सवाल आपको 100% मिलेगा। संख्या पद्धति का एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। और 2 नंबर पे बात करते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। एक सवाल यहाँ से साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये दो सवाल यहाँ से। उसके बाद में बात करते हैं पार्टनरशिप। मैं बताऊंगा इनसे सवाल क्यों पूछता है, वो क्या जानना चाहता है आपसे। पार्टनरशिप हो गई मतलब साझा। उसके बाद में समय, कार्य, मजदूरी, टाइम, वर्क वाली जो प्रश्नावली है वहां से आपको प्रश्नावली जरूर सवाल मिलेगा, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा ये सब रीजन क्यों यहाँ से सवाल आएंगे। उसके बाद में ये तो हो गई जहाँ से लगभग आएगा। 5 सवाल फिक्स हैं, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। एक अनुपात और समानुपात, किस अनुपात में कोई चीज़ मिलाई जाए, किस अनुपात में घटाई जाए, कैसा अनुपात रहेगा, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती आते हैं ना, तो यहाँ से ठीक है। अब बताता हूँ यहाँ से क्यों सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक गणित है, व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली गणित है। पार्टनरशिप, माना आपको कोई बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप आना जरूरी है। आपको लेन देन करनी है तो साधारण ब्याज आना चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज भी आना चाहिए। बात करते हैं परसेंटेज की, तो कोई आपको कितना प्रतिशत पैसा वहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना प्रतिशत बच्चों पे करना है, कितना परसेंट बीवी पे करना है, कितना परसेंट घर का खर्चा, इसलिए परसेंटेज आना जरूरी है। बात करते हैं समय, कार्य, मजदूरी। आपको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतने टाइम में इतनी रनिंग करनी है, या फिर तो समय, कार्य, मजदूरी इसलिए आने चाहिए। तो ये व्यवहारिक जीवन में काम आने वाले हैं, इसलिए वो एग्जामिनर आपसे जरूर यहाँ से पूछता ही है कि इसका नॉलेज है क्या नहीं है। अब बात करते हैं एडवांस से। बात करें एक क्षेत्रफल, आयतन, त्रिभुज, आयत, वर्ग, ठीक है, बेलन, घन, घनाभ। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको 100% मिलेंगे। मैंने एक प्रश्नावली शायद कराई है, नहीं कराई तो मैं करा दूंगा।
एडवांस मैथ में आपको क्षेत्रफल, आयतन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और बीजगणित, यहाँ से ऊपर ऊपर के सवाल आएंगे, हार्ड नहीं है, एकदम नॉर्मल। तो मैं आपको 5 या 7 सवाल लेके आऊंगा उनके, आप वहां से पढ़ना वो, है ना। और 10 नंबर का जुगाड़ हो गया। एक ट्रेन का सवाल पूछ सकता है, जैसे 2 ट्रेन यूं आ रही हैं, आमने सामने ट्रेनें आ रही हैं, तो कितने समय में पार करेंगी, 2xy/x+y। या फिर एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। एक दिशा में जा रही है, यू जा रही है 2 ट्रेन, तो चालें को घट जाती हैं। किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, 5/18, 18/5 कहाँ गुणा करना है, ये आपको आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे कोई आदमी खड़ा है, ट्रेन जा रही है तो कितने देर में पार कर जाएगी, एक ये सवाल आता है। ठीक है, 10 से 11 नंबर का जुगाड़ हो गया आपका। एक भिन्न को और देख लेना। ठीक है, ये मैथ का सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं आपके लिए जीके का पार्ट। जीके का पार्ट काफ़ी बड़ा है, साइंस भी है उसके अंदर, आपको हिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी। तो उसके अंदर देखो, जीके में सबसे पहले जैन धर्म, बौद्ध धर्म, एक मैंने क्लास डाल रखी है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वहाँ से आप देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध या फिर महावीर स्वामी, दोनों का आपको तुलना करके पढ़ना है। जैसे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, माता पिता का नाम क्या है, कब ज्ञान प्राप्ति हुई, कौन कौन से उपदेश दिए। और महावीर स्वामी की बात चल रही है तो सिर्फ, और इसके बाद में कब निर्वाण प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध के बारे में, कब जन्म हुआ, माता पिता का नाम क्या था, ज्ञान प्राप्ति कब हुई, कहाँ पर निर्वाण प्राप्ति हुई। इस तरीके से आगे बात करते हैं। अशोक, सम्राट अशोक से संबंधित क्वेश्चन आपको मिल संभावना 99%। अशोक के माता पिता कौन थे, जैसे बिंदुसार है ना, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। अशोक की शिलालेख है एक, ठीक है, शिलालेखों से। और कब उन्होंने युद्ध नीति को छोड़ दिया, कब उनका हृदय परिवर्तन हो गया, तो अशोक को आप अच्छे से पढ़ लेना। अशोक के बाद में बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, इनके बारे में पढ़ना। प्लस आगे बात करते हैं हम, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, इस तरीके से। ठीक है, और इससे आगे देखा जाए, मुगल वंश से 100% क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नॉर्मल हो चाहे बड़ी हो। जैसे संस्थापक कौन था, पहली बात तो पहली लड़ाई बाबर ने कितनी लड़ाई लड़ी, एक क्वेश्चन ये पूछा गया, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, ये क्वेश्चन आया है। और पानीपत की लड़ाई हुई थी 3, मैं क्रम से बता रहा हूँ। 1526 नंबर 1, 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है बाबर। उसके बाद में सेकंड लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी 1556 के अंदर, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, उसमें भी अकबर जीतता है। और एक लड़ाई पानीपत की तृतीय लड़ाई और हुई थी 1761, मराठों प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो पानीपत की तीनों लड़ाई आपके दिमाग पे होना चाहिए, 1526, 56 और 1761। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और आता है, क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी गई हैं, जैसे तराइन की पहली लड़ाई कब हुई, तराइन की द्वितीय लड़ाई कब हुई, जैसे 1191-92 में युद्ध हुए थे तराइन वाले, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया। अपने यहाँ के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, कभी उन्होंने पीछे से वार नहीं किया, पीठ पीछे वार कभी नहीं किया। मोहम्मद गौरी भाग जाता है, लेकिन अगले साल 92 के अंदर, 1192 की बात है, वो फिर वहाँ से वापस आता है और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और उनको बंदी बना के वो अपने पास ले जाता है। मोहम्मद गौरी द्वितीय युद्ध में जीत जाता है, कहने का मतलब ये है। तो 2 लड़ाई ये प्लस पानीपत की 3 लड़ाई। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं, जैसे आधुनिक भारत के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले अंग्रेज कहाँ पे आए थे, कहाँ पे इन्होंने अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोली, किससे परमिशन ली। तो अकबर के समय गए थे, लेकिन जहांगीर के समय इन्होंने अपने यहाँ पे स्थापित रुकना शुरू कर दिया था। किस तरीके से इन्होंने कब कब्जे किए, कहाँ पे अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई,
उनके बासराय कौन थे, आपसे याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। कुछ नारे हैं जैसे इंकलाब जिंदाबाद, कुछ इनको तुम मुझे खून दो, तो ये एक तो इनको याद रखना है, इंपोर्टेंट। कुछ उपाधियां हैं जैसे महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, अर्धनग्न फकीर किसने कहा, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर है, उनकी जो बुक्स वगैरह खूब, गीतांजलि जिसको नोबेल पुरस्कार मिला। आधुनिक भारत से आपको 1857 क्रांति है, इसके आसपास क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ज्योग्राफी के अंदर महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप के अंदर आपको यदि आपके पास 7 महाद्वीप और 5 महासागर, महाद्वीप के अंदर बात करें सबसे बड़ा एशिया, इससे फिर अपन एशिया तो में हम खुद रहते हैं इसलिए एशिया महाद्वीप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगटीसी क्यांग, इस तरीके से। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, सबसे गहरा स्थान, और यूरोप महाद्वीप है वहाँ पर सबसे माउंट एल्ब्रुज, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यूरोप महाद्वीप के अंदर, सबसे लंबी कौन सी नदी है, वोल्गा नदी है। इस तरीके से सारे महाद्वीप के अंदर से आपको 3 चीज ध्यान रखना, सबसे ऊंचा स्थान, सबसे नीचा स्थान, सबसे लंबी नदी, ये 3 क्वेश्चन हर महाद्वीप के अंदर से देख लेना। और आगे यदि बात करें महासागरों में, सब वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है प्रशांत महासागर से, सबसे बड़ा है, यस, क्योंकि वहाँ तो पानी है, महाद्वीप के अंदर तो जनसंख्या भी रहती है, महासागर के अंदर सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है। आगे साइंस के अंदर बात करते हैं तो देखो, मानव का जो रक्त परिसंचरण तंत्र, विलियम हार्वे। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और एक विटामिन के ऊपर, जैसे विटामिन ए बी सी डी ई के, इनके रासायनिक नाम क्या है, जैसे ए का नाम रेटिनॉल है, सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इस तरीके से डी ई के, तो इनके रासायनिक नाम जरूर याद रखना। बीमारी तो शायद पूछे तो पूछे, नहीं पूछे, लेकिन इनके रासायनिक नाम आपको याद होना जरूरी है। और इसके अलावा बात करते हैं पानी में घुलनशील कौन सी है, वसा में घुलनशील कौन सी है। विटामिन का क्वेश्चन मतलब आपको मिलेगा, सीधी सी बात है ये। इसके बाद बात करते हैं जैसे जीवाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ, कवक, तीनों में से जरूर एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, लिख लेना। जीवाणु जनित रोग, कवक और प्रोटोजोआ, मतलब वायरस से रोग कौन कौन से होते हैं, जीवाणु से कौन से होते हैं और कवक से कौन से होते हैं, विशेष ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा 100%। आगे बात करते हैं साइंस के मामले में, आपको कंप्यूटर भी आएगा, तो कंप्यूटर के अंदर फुल फॉर्म आएगी 100%। जैसे सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कितने आसान है। इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे माउस है, कीबोर्ड है, इस तरीके से इनके जो भी हैं आपको अच्छे से पढ़ना है, जिससे 10 में से 5 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। 5 यदि टाइट आते हैं तो छोड़ देना, नेगेटिव नहीं करनी है बस। आगे बात करते हैं जैसे पिछले साल हुए हैं ओलंपिक हुए हैं, कहाँ हुए थे, टोक्यो। हमारे यहाँ से कितने आदमी ने 1 2 का 4 कितने पदक जीते ओलंपिक में, 7, 1 गोल्ड, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मना दिया, ठीक है। इस हिसाब से पैरा ओलंपिक भी हुआ था, उसमें गोल्ड कौन लेके आई। आपको महिलाओं का विशेष याद रखना है, यदि कोई महिला गोल्ड मेडल लेके आ रही है तो बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जैसे अवनी लेखरा है राजस्थान जयपुर से, शूटिंग में लाए हैं गोल्ड मेडल प्लस कांस्य भी लाए हैं, तो गोल्ड जो भी लेके आए वो विशेष है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, कौन ध्वजवाहक रहा है, ठीक है, कब हुए, कहाँ पर हुए। और इसी क्रम में आगे चले, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, कब हुआ था, कब लैंडिंग हुई थी, किस प्रज्ञान रोवर विक्रम, इनके सब के बारे में एक बार रिवाइज कर लेना, फुल संभावना है। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो पिछला कौन जीता, पहला कहाँ हुआ था, कौन हारा, कौन जीता, वर्तमान में इसके ब्रांड अम्बेसडर कौन है, जैसे शाहरुख खान है। इस तरीके से भारतीय टीम के कोच कौन है, ऐसे राहुल द्रविड़। तो इनके बारे में आपको हल्का सा नॉलेज लिख के रखना है। इस क्लास को आप एक बार नहीं, आपको 2 बार देखना, कम से कम आपको, मैं दावे के साथ कहता हूँ 20 से 30 नंबर आपके इंक्रीज होकर नहीं आए ना, तो गारंटी है, क्योंकि मैंने वो चीज़ लिया है जो आपका क्वेश्चन इसी तरीके से हम 3-4 बार
4 बार दिया है मैंने, दिल्ली पुलिस चारों बार फोड़ा है। बट मेरे अंदर एक कमी थी, मेरे से कभी लॉन्ग जंप नहीं हुई। पता नहीं क्यों नहीं हुई, लेकिन कभी भी लॉन्ग जंप पार नहीं हुई। कोई बात नहीं, क्या पता नसीब में कुछ और हो, अच्छा हो। तो आपको इस खास रणनीति के साथ उतरना है मैदान में और फतेह करके आना है। 70 से ऊपर ही मैदान को दाना है। यदि पेपर इजी आए तो 70 से 80 के बीच में लाना है स्कोर, नेगेटिव कम से कम, तुक्के नहीं मारने। 2-4 चल जाते हैं, बट ये नहीं कि आप 20 तुक्के मारे, 50 मारे। और उसके बाद में जब फिजिकल होगा, उसके बाद कट ऑफ खास नहीं बढ़ेगी, 5 से 7 नंबर आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। अभी जो कट ऑफ जाएगी, मान लो आपकी 65 चली गई, तो आपको 72-3 नंबर तो लाने पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को बहुत जरूरी है। अभी रुको 5 मिनट, आगे बात करते हैं। इसी क्रम में आगे बात कर रहे हैं आपके लिए। जैसे एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले फिर क्लास लेके आऊँगा मैं, क्योंकि उसके अंदर आपको वो एक क्रैश क्लास होगी अलग से। उसके अंदर कम से कम 1000 क्वेश्चन होंगे। 1000 में से आपके लिए 20 से 30 आपको बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपको रियल में मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लास जो अब आया यहाँ तक अच्छे से, अब मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया यहाँ आज की इस एग्ज़ाम के लिए प्लानिंग, किस तरीके से आप एग्ज़ाम को क्रैक करना है, किस तरीके से आपको एक सफल रणनीति बनानी है, क्योंकि एग्ज़ाम लगभग आ गया है। अब जो हमारे साथ पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करेगा और प्लस लाइक भी करेगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर लेके आऊँगा इसी टाइप की, जिसमें आपके अंदर आपको जोश जुनून भरा जा सके और आप अच्छे से मेहनत करके ये एग्ज़ाम पास करके और फाइनल सिलेक्शन ले सके। और मैथ्स की क्लास आपके लिए रेगुलर क्वेश्चन लेके आऊँगा रोज़ 15। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।